अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सकता है काइंडनेस के साथ पेश आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत ही मुश्किल या परेशानी में गुजर रहा हो, उसको आसान और खुशगवार कर दे। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की 38 डिग्रीज रहेगा और साथ ही साथ कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्रीज रहेगा। बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% है और हवा 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। जैसे कि अगस्त में यूजुअली होता है, मौसम जो है बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऑफकोर्स अभी भी गर्मी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। कोशिश करें अपने आप को ज़्यादातर जो है हाइड्रेट रखें। कोशिश करें कि जितने भी हो सकता है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स को आप ट्राई कर लें। कोई भी पानी की बोतल ठंडी कर लें और उसके अंदर जो है कोई भी आपके पसंद के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा फ्लेवर भी मिलता रहे और साथ ही साथ आप लोग हाइड्रेटेड भी रहें। बिल्कुल हाइड्रेटेड तो रहना मौसम की मुनासबत से ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो उससे आपकी सेहत पर नुकसानात जो है वो बहुत पड़ेंगे। और आजकल वैसे भी गैस्ट्रो और डायरिया जैसी बीमारियां आम हो रही हैं, तो इस वायरल डिजीज़ से बचने के लिए कोशिश करनी है जनाब आपने कि ऐसा खाना इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल साफ़ हो, और ये भी कोशिश करें कि पीने वाला पानी भी साफ़ हो। अगर उसे बॉयल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपकी सेहत पर पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे हम कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी आपको उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, आपके अंदर किसी भी किस्म का कोई टैलेंट है, तो उसकी जस्ट वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें। हम ऑन स्क्रीन अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 के सेट से वो वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे और आप जनाब वायरल भी हो सकते हैं, बड़ा नाम भी आपका हो सकता है और हो सकता है कि आपको इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए चांस जो है वो मिल सके। यही नहीं बल्कि आपकी खुशियों के अंदर भी जनाब शामिल होंगे। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि अपनी सेलिब्रेशंस, खास तौर पे बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियो बना के 30 सेकंड की केक कटिंग सेरेमनी की आपको हमें सेंड करनी होगी उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। व्हाट्सएप करेंगे आप, हम आपकी बर्थडे से अपने मॉर्निंग शो के सेट से शामिल होकर आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाएगा। आपके रोशन मुस्तकबिल की दुआ जो है वो हमारी तरफ से की जाएगी। तो जनाब याद रखिए, वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि शहर की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको पता है कि गर्मा गर्मी का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदगान हैं, चाहे वो आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस हों या फिर आने वाले जो दीगर इलेक्शंस हैं उनकी तैयारियों में नज़र आते हैं। जलसे जुलूसों का भी अब पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा है। उस हवाले से फैसलाबाद के क्या इंतजाम होंगे, क्या पीडीएम के हवाले से कोई फैसलाबाद के अंदर भी जलसा जुलूस का इनकाद किया जाएगा? और दूसरी जानब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अब कुछ किसी हद तक शहर के ऊपर फंड्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए गए हैं, जिसका मकसद ये है, कुछ शहरियों का ये कहना है और नून लीगियों का खास तौर पे ये कहना है कि आने वाले इलेक्शंस के हवाले से ये तैयारियां की जा रही है। 3 साल तो काम नहीं किया, लेकिन अब काम करना शुरू इसलिए कर रहे हैं कि वोट बैंक को दोबारा से जगाया जा सके और आने वाले इलेक्शन में मार्का हासिल किया जा सके। तो इस मौजू पर आज खास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अब्दुल रहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे। अब्दुल रहमान, क्या कहेंगे शहर फैसलाबाद की सियासत के हवाले से? कुछ बताइएगा कि पीडीएम का अब यह भी कहना है कि जल्द से जुलूस शुरू किए जाएंगे, क्या फैसलाबाद का भी नंबर आ रहा है उसमें या नहीं? थैंक यू अनान। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं और ये देखें कैसे 3 साल हैं कि ना हुकूमत की जानिब से कोई अपने कारनामे बताए जा रहे हैं और ना ही अपोजिशन की जानिब से उन्हें कोई बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि 3 सालों में कुछ नहीं किया गया। देखिए, माजी में 3 साल पूरे होते थे तो हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात जारी किए जाते थे, तकारीर की जाती थी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, दावे सामने आते थे बाकी 2 सालों में ये होगा। लेकिन ये ऐसी हुकूमत है कि 3 साल बाद भी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। पास पाए तकारीर के उन्होंने कोई ऐसा कुछ भी डिलीवर नहीं किया जो आज फ़ख्री अंदाज में बता सकें कि हमने ये किया पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, फैसलाबाद के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं बदकिस्मती से किया जा सका, जिसकी वजह से जो उनके MP MNAs अब वो भी मंजर आम से गायब नज़र आते हैं, उनके मिनिस्टर्स भी गायब नज़र आते हैं
दूसरी जानब से यही सूरत हाल जो अपोजिशन जमातों की बनी हुई है कि जो ही पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर एहतजाज साइड पे, उसके बाद पीडीएम भी जो है वो खुले लाइन तकरीबन लगी हुई है और बिल्कुल ही जो सोलो फ्लाइट के अंदाज में चल रही है और कोई भी एहतजाज जो बड़े बड़े हमें नज़र आते थे वो नहीं नज़र आ रहे, अभी लायामल बनाया जा रहा है। फैसलाबाद की देखिए बात करें, फैसलाबाद में जब भी प्लान किया गया यहाँ पर कोई रैली का, कोई एहतजाज का, तो उसमें जो दो धड़े हैं उनकी वजह से सबसे बड़ा मसला आना शुरू हो गया कि वो दोनों ही वेलकमिंग करना चाहते थे, जिसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम सामने आना शुरू हुए, क़यादत के लिए मसला बन गया कि किसको हाँ करें किसको ना करें, क्योंकि अगर इस तरह से जो दोनों ही सेपरेट करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तो नाकामी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर तैयारियों के नाम पर एक कन्वेंशन हमारे साथ क्रिसेंट ग्राउंड में किया गया था पीएमएलएन की जानब से। वो इसी वजह से किया गया था क्योंकि पीडीएम की क़यादत तो मुतफिक थी, लेकिन जो फैसलाबाद की जो लोकल हमारी पॉलिटिक्स है वो मुतफिक नहीं थी कि यहाँ पर प्रोग्राम किया जा सके। आने वाले दिनों में ये प्लान किया जा रहा है, चौधरी शेर अली की जानब से ये भरपूर कोशिश रही थी कि मरीम नवाज़ को वो वेलकम करें और एक अजीमुल शान जलसा बनाया जा सके, क्योंकि जो लाहौर में पीडीएम का फाइनल मार्का हुआ था तो उसके बाद चौधरी शेर अली की जानब से ही तनकीद की गई थी कि ये अजीमुल शान जलसा नहीं था, फैसलाबाद से लोग नहीं गए, गाड़ियां गई मोटरवे पे और आगे इंटरचेंज से वापस फैसलाबाद में आ गई, जिसकी वजह से ये जलसा नाकाम हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि शेर अली की स्ट्रेटजी अब क्या होगी आगे? अगर पलड़ा देखा जाए तो ज़्यादा बारी राना सनाउल्लाह का ही अगर देखा जाए तो नज़र आता है बज़ाहिरी तौर पे, तो आगे आने वाली सूरत हाल के अंदर अगर पीडीएम का कोई जलसा होता है तो उसकी नुमाइंदगी क्या शेर अली करेंगे, और अगर शेर अली करते हैं तो राना सनाउल्लाह और उनके मुतल्लिका जो एमपी एमएनए जो उनको सपोर्ट करते हैं क्या उस जलसे में जाएंगे? हनान, यही सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह खान ग्रुप बहुत मजबूत है, तमाम लोग उनके साथ हैं, चौधरी शेर अली, मियाँ ताहिर जमील और एक आध बंदा उनके साथ है, बाकी तमाम की तमाम जितनी भी मेजोरिटी है वो राना सनाउल्लाह खान के साथ नज़र आती है, जिस वजह से क़यादत के लिए ये एक बड़ा मसला होता है कि एक तरफ सीनियर जो उनके रहनुमा है चौधरी शेर अली, फिर उनके साहबजादे जो मिनिस्टर रहे हैं वो भी आजकल लंदन में बैठे हुए हैं, अपनी बीवी की वफ़ात पर भी वापस नहीं आ सके थे, अपने मामू की वफ़ात पर भी वापस नहीं आए, तो ये एक उनके लिए ये एक सदमा भी है, सेटबैक भी है कि जो इलाका मकीन है, जो उनके कारकुनान है, वो किस तरह से उन्हें मोबिलाइज़ करेंगे कि अपना बेटा तो उन्होंने जेल के डर से बाहर भेजा हुआ, तो ये एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से क़यादत ताहम फैसला लेने से हमेशा गुरेज़ा रही है और हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा जो है शो वो नज़र नहीं आया। पीडीएम जब अपने पीक पर थी और अभी भी शायद ऐसा ही हो, क्योंकि अगर एक ग्रुप को नुमाइंदगी मिलती है तो दूसरा ग्रुप मसला करेगा। ये देखिए एक बार जब धोबी घाट में आए थे 2017-18 की बात है, मरीम नवाज़ का जलसा हुआ था, वहां पर कैप्टन सफदर 3 दिन पहले यहाँ पर आ गए थे ताकि दूसरे धड़े को मनाया जा सके, लेकिन फिर भी जो उस तरह से उन्होंने शिरकत नहीं की और यहाँ भी जो धोबी घाट में होने वाला शो था वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका था। ये फैसलाबाद में हमेशा से मसला रहा है कि दोनों धड़ों को किस तरह से इकट्ठा किया जा सके। ये भी हुआ है माजी में कि अलग-अलग भी उनको बुलाया गया रैलीज़ की सूरत में भी, ये हमेशा से मसला रहा है, तो आने वाले दिनों में भी रहेगा। तंजीमी तौर पर देखें राना सनाउल्लाह खान बड़े मजबूत हैं, जो उनके साथ ग्रुप्स है वो बड़ा मजबूत है, जबकि दूसरी जानब चौधरी शेर अली अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से या जो अपना पुराने, क्योंकि सबसे पुराने तो नून लीग ही चौधरी शेर अली हैं फैसलाबाद में ना, ये देखें मेयर भी रहे हैं, उनके वो राब्ते भी है, तो ये बड़ी मतलब इस पर कुछ भी कहना कबल वक्त। अच्छा एक बार शहबाज शरीफ भी आए थे ना फैसलाबाद, जब दोनों को गाड़ी में बिठा लिया था उन्होंने और ये भी कहा था कि सुलह हो गई है और दोनों की तरफ से इजहार भी इस चीज़ का किया गया था, लेकिन फिर बाद में सूरत हाल वैसी की वैसी थी। हनान देखिए ये मतलब कोई सुलह, ये कोई ना तो मर्डर का मामला है ना इनकी ज़मीन साझी है, तो ये सियासत है, सियासत में तो आप देखें ये, लेकिन यकीन जानिए मर्डर से आगे बाज़-औक़ात काम निकल जाता है, ये उससे बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि एक ने दूसरे के जो कंधों पे पाँव रख के आगे निकलना है ना, यहाँ बराबरी तो हो नहीं सकती ना, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, जो नीचे रहेगा वो उसकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कभी चौधरी शेर अली जब मेयर होते थे, एमएनए भी होते थे, उनके बेटे भी मेयर रहे हैं, यहाँ पर पूरी पावर में थे, फिर एक टाइम आया कि राना सनाउल्लाह खान बहुत पावर में चले गए, तकरीबन कोई 9-10 साल लगातार जो है वो सूबाई वजीर रहे हैं, बड़े पावरफुल डिप्टी सीएम समझे जाते थे, तो ये पावर की लड़ाई है, इसमें सुलह का कोई इम्कान मौजूद भी नहीं है। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, पीटीआई की एक स्ट्रैटेजी जो कि हमने देखी है पहले, नौजवान नस्ल को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया था।
क्या अब ऑपोजिशन की तरफ से, स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें, जो नौजवान है फैसलाबाद के, कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि नौजवानों को अपनी तरफ किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हो या किसी और, चाहे जल से जुलूस करके हो, किस तरह से नौजवान नस्ल को अपनी तरफ करने का इरादा है? फातिमा देखिए, ये जो डेटाबेस कैंपेन चलाई जाती है सबसे पहले अमेरिका में सामने आई थी, जिसमें जो ट्रंप की जीत है वो हमें सामने नजर आई। बोरिस जॉनसन बरतानिया में जीते, ब्रेग्जिट के नाम पे उन्होंने पूरी एक जो कैंपेन चलाई। मोदी की देख लें मिसाल सामने है कि ये बीजेपी हमेशा एक नजरिए की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ती थी, लेकिन ये वाहिद इलेक्शन था जो सिर्फ मोदी के नाम पे लड़ा गया ना। तो ये डाटा की बुनियाद पर जो कैंपेन चलाते हैं, पाकिस्तान में बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें सबसे आगे नजर आती है। उनका 2018 का इलेक्शन देख लें, टोटली उसमें कोई मंशूर से ज़्यादा उनका ये था कि हम करप्ट लोगों को पकड़ के जेलों में फेंकेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। यानी कि अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन रखा, बाकी जो अवाम बाढ़ में जाए, जो भी मसले हों, जो अवाम के साथ उन्होंने अपने लोगों से वादे किए थे उन पर वो किसी हद तक पूरा उतरते हैं। तो ये जो डाटा बेस चीज़ें हैं, इन पे अभी भी पीटीआई हमें नज़र आती है। ये कश्मीर इलेक्शन में देख लें, गिलगित इलेक्शन में देख लें, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें भी उन्होंने उस डाटा का अच्छा यूज़ किया है। ये बिलाशुबा एक क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो यूथ को, नई नस्ल को, या जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं उधर बैठे हुए, उनको वो उनका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उनका मुकाबला मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम किसी हद तक करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें इसमें पीछे नज़र आती है, दूसरी जमातें भी नज़र आती हैं पीछे। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर जो कम यूज़ करते हैं और इसकी वजह से इनका बड़ा नुकसान हो रहा है। ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। जो रवायती सियासतदान है इधर, वो इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। डाटा की बेस पर कितने बड़े बड़े इनकलाब आ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी फतवात हासिल की जा रही हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा जब ये परचेज़ करते हैं, ये फेसबुक ने कई बिलियन डॉलर जुर्माने भी इसके अदा किए हैं अमेरिकन गवर्नमेंट्स को, कि जब ये डाटा बेचते हैं तो उसमें बताते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, आखिर क्या चीज़ें हैं जो कि लोग सुनना पसंद करते हैं। देखिए, अब जो बिलावल तकरीर करते हैं, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, बड़ी मेच्योर तकरीर होती है, लेकिन लोग मरीम के जलसे में ज़्यादा जाते हैं, इमरान खान के जलसे में ज़्यादा जाते हैं। दोनों की तकरीर मेच्योर नहीं होती, दोनों की तकरीर तमाम मौज़ूआत का अहाता नहीं करती, एक दूसरे को ललकारा जाता है। इससे देखिए, एक हमें ये एनालिसिस देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोग मसाइल से जो अपनी राह फरार है वो इख्तियार करते हैं, अच्छी और मैच्योर तकरीर सुनना नहीं पसंद करते। लोगों को एक दूसरे को ललकारना, उनको उठा के जेल में फेंकने की धमकियां देना, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से वो उन जलसों में ज़्यादा जाते हैं। तो ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट आगे जा रही है। दूसरे नंबर पर PMLN है। बिल्कुल। और अगर हम वोटर बेस के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज, रीजन्स या कम्युनिटीज़, जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी हो गई, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स में काफ़ी जो है वो बेहतरी आई है, या जो चीज़ें बेहतर हुई हैं, कहाँ पे नज़र आ रहा है कि वोटर बेस जो है करंट गवर्नमेंट के साथ रहेगी और कहाँ पर जो है वो पलट जाएगी? फातिमा देखिए, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बहुत खुश थे एक्सपोर्टर्स, उसके बाद जो अभी वो खुश नज़र आ रहे हैं। और उनकी ये दुआ है कि ये हुकूमत ये सेटअप कम से कम 10 साल निकाले ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज दुगनी तिगनी कर दें, क्योंकि जिनके पास 2 फैक्ट्रीज थी वो 1 और लगाने जा रहे हैं, जिनके पास 5 थी वो 2 लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से इतने ज़्यादा जो प्रॉफिट है ये 3 सालों में इन्होंने कमाई है। ये वाहिद एक ऐसा तबका है जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। सैलरीड पर्सन वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो ये एक समझ लें 2 तबकों की लड़ाई है। जो भी किसी भी किस्म की एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, जो भी गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता है, जो भी हाई लेवल के कारोबार से वाबस्ता है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। प्रॉपर्टी बहुत ऊपर गई है। प्रॉपर्टी के रेट देख लें 3 सालों में कहाँ के कहाँ चले गए हैं। सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं मिलता। किसी भी गली में गाड़ी मोड़ लें, आगे आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी। तो खादों के रेट्स कहाँ चले गए। किसान तबका भी हमें खुश नज़र आता है, उनको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें ये महंगी हुई हैं खाने वाली, तो अल्टीमेटली उनका किसानों को भी फ़ायदा हुआ है, जो मिडिल मैन है उसको भी फ़ायदा हुआ है। तो इसमें आप निकाल लें कि जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो बड़े फ़ायदे में गए हैं, सनतकार बड़े फ़ायदे में गए हैं। जबकि जो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो सरकारी तनख्वाह लेता है चाहे प्राइवेट लेता है, उनकी मुश्किलात बढ़ी हैं। तो ये उन दोनों के दरमियान जो है 3 सालों में हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। 300% तक महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहें सिर्फ 10 से 15% तक बढ़ी हैं। तो उनके लिए महीना पूरा करना मुश्किल है, जबकि जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं वो बहुत मौज में नज़र आते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अदनान, अगर बल्दियात के हवाले से गुफ्तगू करें,
खैर फैसलाबाद के अंदर तो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जीते थे, ये जो गुज़श्ता बल्दियात गुजरा है इसमें ये देखने को मिला कि जो टिकट मेयर का है वो राना सनाउल्लाह ग्रुप को दिया गया। आबद शेर अली ग्रुप की जानब से भी फिर कैंडिडेट्स जो हैं वो निकाले गए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अल्टीमेटली विन तो वही बंदा किया जिसको टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये देखने को मिली कि दो दड़ों की लड़ाई फिर यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर नजर आई, और बल्दियात के हवाले से ये कहा जाता था कि शुरू से शेर अली का राज उसके ऊपर नजर आया, लेकिन इस दफ़ा राना सनाउल्लाह मार्का ले गए। क्या कहेंगे? हनान, देखिए चौधरी शेर अली को बाबा बल्दियात भी कहा जाता है, बाबा सियासत भी कहा जाता है। बल्दियात की नो डाउट उनको जितना तजर्बा है, जो लोग उन्होंने मेयर रहे हैं, उनके बेटे यहाँ पर मेयर रहे हैं, इसके अलावा वो MNA भी बनते रहे हैं, तो उनका बहुत तजर्बा था। इस बार भी ये आप देखना पड़ेगा बैकग्राउंड में कि 2008 से जब ये इलेक्शन हुए 2017 में, ये तकरीबन 8-9 साल तक राना सनाउल्लाह खान पंजाब के ताकतवर तरीन मिनिस्टर रहे। फैसलाबाद की ताकतवर शख्सियत थी, उन्होंने अपने लोगों को ओबलाइज भी किया। दूसरी जानब चौधरी शेर अली जो अपने दोस्तों की जो फौतगियाँ होती हैं या शादियाँ होती हैं वो तो अटेंड करते रहे, लेकिन सियासी तौर पर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। इसके बावजूद जब हम 2017 के इंतखाबात की बात करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग मिलती है कि चौधरी शेर अली ने बावजूद इसके कि उनका बेटा जो इलेक्शन हार गया था अमर शेर अली, और वो उम्मीदवार भी नहीं था मेयर का, जो मेयर के उम्मीदवार थे शिराज कालू साहब, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आएंगे हमारे पास, तो वो उन पर उन्होंने एक तरह से जुआ खेला, बड़ा कामयाब जुआ खेला, बहुत ज़्यादा क्लोज मार्जिन से जो है वो शिकस्त हुई। इसमें भी देखें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी कि टिकट के बारे में, टिकट ये इन्होंने अपने बंदे शो किए, पूरे अपने MP MNAs लेके गए, टिकट इन्होंने इशू करवा लिया। चौधरी शेर अली साहब गए वापस, वो टिकट विदड्रा हो गया, फिर वो मुकाबले की पोजीशन में आ गए। तो जो फाइनल इलेक्शन था वो थोड़े बहुत वोटों से फ़र्क पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा वो इलेक्शन हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि हमें लग नहीं रहा था कि... लेकिन असल में शेर का निशान का उस वक्त में बड़ा इशू रहा है। शेर का निशान रज़ाक मलिक साहब को ही जो है वो अलॉट किया गया था, चाहे टिकट विदड्रॉ बाद में हो गई थी। निशान बहुत डिपेंड करता है किसी भी पार्टी का, क्या कहेंगे? देखिए, अगर निशान डिपेंड करता होता तो वो सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोटों से जीतते, 2/2 से जीतते। उस टाइम तो यूं लग रहा था कि जैसे एक जानब राना सनाउल्लाह खान और एक जानब चौधरी शेर अली, इन दोनों का इलेक्शन है, बाकी तमाम चीज़ें पसे पुष्ट चली गई थी। ये आपकी बात बड़ी हद तक बजाया कि अगर PMLN का टिकट ना होता और दोनों को आज़ाद लड़ने दिया जाता, शेर का निशान ना होता, तो शायद इससे भी क्लोज हो जाता और शायद जो मेयर रज़ाक मलिक के लिए जीत मज़ीद मुश्किल हो जाती। तो ये बहरहाल एक समझ लें कि पंजाब हुकूमत उनकी पुश्त पर खड़ी थी, पंजाब हुकूमत उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी, राना सनाउल्लाह खान सपोर्ट कर रहे थे। इसके बावजूद चौधरी शेर अली ने जो इलेक्शन बनाया वो हैरान कुन था हमारे लिए, इतने ज़्यादा वोट हासिल करना। और जितने दिन ये इलेक्शन जारी रहा उतने दिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो अपनी कंपेन चली, रोज़ाना की बुनियाद पर जो कई वोटर्स इधर से उधर गए, तो ये बहरहाल एक इजहार था कि चौधरी शेर अली की इस शहर में पॉपुलैरिटी कितनी है, चौधरी शेर अली के चाहने वाले कितने हैं। क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है नान, ताकत के साथ लोग जाते हैं ना, नज़र आ रहा होता है कि वो सूबाई वज़ीर कानून है, डिप्टी CM समझा जाता है, तो उनके साथ जाने में आसानी थी, उनके साथ जाने में फ़ायदा था। लेकिन इसके बावजूद उनके मुखालफत कैंप में जाना, जिसमें नुकसान के अंदेशे भी होते हैं, जिसमें इतने ज़्यादा फ़ायदे के जो यहाँ खदशात भी सताते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे बड़े समझदार होते हैं, इसके बावजूद जो लोग हैं वो चौधरी शेर अली के कैंप में गए, अपने एलानिया गए, पूरी कंपेन चलाई, और इलेक्शन से एक दिन पहले तक या इलेक्शन तक ये समझ लें एक टाई इलेक्शन हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमें ब्रेक के बाद शिराज कालू ने ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और मेयर के कैंडिडेट भी रहे हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे जनाब, इस दफ़ा जो मेयर का इलेक्शन हुआ, जैसे अब्दुर्रहमान तजिया कर रहे थे आपके आने से पहले और बता रहे थे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा आपका, तो आखिर वजह क्या बनी? टिकट भी कह रहे थे कि वापस होगी, लेकिन शेर के निशान की वजह से भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शेर का निशान एक सिंबल था, उसका फ़र्क तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल हमें उसका हुआ है, फ़र्क हुआ है।
वहाँ ये हुआ था कि अदालत ने ये कर दिया था कि टिकट अगर कैंसिल भी होगी तो, लेकिन उन्होंने कहा था शेर निशान कैंसिल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये शेर निशान की वजह से काफ़ी लोग जो वो शेर की तरफ जाना चाहते थे उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, वो इसलिए कि वो शेर निशान को दे रहे थे। मैं समझता हूँ ये भी हमारे साथ एक धांधली की गई थी उस वक्त, इसलिए कि जैसे वो बता रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह वो 8-10 साल वज़ीर कानून रहे हैं, तो जुडिशरी में बहुत ज़्यादा उनका असर और रसूख था, उस वजह से हमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं एक धक्का हुआ था। तो लेकिन मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी हमने बहुत क्लोज मार्जिन में गए हैं। वो ये नहीं कह सकते, वो तो हर वक्त ये इसी परेशानी में थे। मैं समझता हूँ कि पूरे शहर में ये था कि शायद अभी क्या होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि शेर निशान के बावजूद भी वो परेशानी में रहे हैं। वो इलेक्शन हार जीत तो ये तो एक है, एक ने हारना है एक ने जीतना है, लेकिन ये होता है ये ना हो कि इलेक्शन में कोई आ गया है तो ये ना हो कि उसका तमाशा बना हो। हमारा तमाशा नहीं बना था। तो चौधरी शेर अली की सरपरस्ती में हम इलेक्शन लड़ रहे थे। चौधरी शेर अली 3 बार MP रह चुके हैं, 3 बार MNA रह चुके हैं, 3 बार मेयर रह चुके हैं। ना तो उन्हें ये कोई शौक है कि किसी फेम का है, ना कोई ऐसा है कि मैंने क्या होना है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने वर्करों को इज्जत से नवाजा था। मैं भी एक वर्कर था। मैं समझता हूँ कि 2001 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था। 2005 में शायद मैंने आपके घर से भी मैंने वोट लिए हुए हैं, आपके वालिद साहब से लिए हुए हैं। मैंने आपकी वालदा भी शायद उस वक्त स्पेशल सीट पे थी। बिल्कुल बिल्कुल थे। मैंने उस वक्त 2005 में भी मैंने इलेक्शन देखिए, ये हिस्सा है, बंदा इलेक्शन में आ रहा होता है, वो इलेक्शन में हिस्से ले रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन था ये एक वर्करों का इलेक्शन था। चौधरी शेर अली ने एक वर्करों को नवाजा था। तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, कोई ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हार जीत का हिस्सा है। अब फिर से कह रहे हैं कि बल्दियात के इलेक्शंस दोबारा होते हैं अगर, तो कैंडिडेट हैं आप मेयर के? मैं पहले भी कैंडिडेट नहीं था। नहीं, अब आने वाली सिचुएशन के हवाले से नहीं, मैं बताता हूँ ना जी, मैं पहले भी कैंडिडेट नहीं था। ये तो वो सरपरस्तों की है, अगर वो किसी को कैंडिडेट लाना चाहेंगे तो लाएं। कैंडिडेट आपकी मर्जी से नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट तो होना चाहिए कि अगर आप इस अहल हैं तो वो समझते हैं आपके साथी के आपको लाना चाहिए तो जरूर लाना चाहिए। तो मेरी तो नहीं है कि मैं कहता हूं कि मुझे खुद लेके आए, मैंने ये चीज़ पे नहीं हूं। तो बाकी ये देखें सिस्टम का हिस्सा है। इलेक्शन तो पहले नंबर पे मुझे होते नजर ही नहीं आ रहे। इलेक्शन नहीं होंगे। जिस किस्म का माहौल चल रहा है, मैं समझता हूँ लोगों का आपको रोटी पानी पूरी कर दें, अभी तो वही लोग परेशानी के आलम में है। इलेक्शन तो बड़ी दूर है। इलेक्शन तो आप किस चीज़ का, कौन से इलेक्शन का सोच रहे हैं? इलेक्शन वगैरह नहीं यहाँ होने। यहाँ तो हमें बल्दियात को बहाल किया हुआ है, तो नाम निहाद बहाल किया हुआ है। ये आज से 4 महीने पहले प्रोग्राम कर करके हफ गए हैं अब्दुर्रहमान साहब भी कि इनके पास इख्तियार आ रहे हैं, इख्तियार जा रहे हैं। आज भी एक वो चल रहा है, लोकल गवर्नमेंट का आज भी इजलास हो रहा है। आज भी उसमें यह कहा जा रहा है कि इनको सामान वापस कैसे दिया जाएगा, यूनियन काउंसिलों को कैसे दोबारा बहाल किया जाएगा। अभी तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तो ये दिसंबर तक बेवकूफ़ बनाने का तरीका कर चलेगा, उसके बाद देखें क्या बनता है। अभी इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे। अभी तो अगर बहाली भी नहीं की जा रही है और इलेक्शन भी नहीं किए जाएंगे तो फिर क्या? अभी तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। अच्छा, अभी तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। अब 4 महीने से तो हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, 4 महीने से तो हम नारे लगा रहे हैं बहाल हो गए, बहाल हो गए। अब उसमें ये सबसे ये जो बुरा हुआ है, जब आपके दोस्त बाप आपको कहते हैं कि आप बहाल हो चुके हैं, तो आपके पास इख्तियार भी कोई नहीं है, तो वो फिर आपसे तवक्कुआत जो जब रखते हैं तो आप पागल हो जाते हो, आप परेशान होते हो। मैं इनको क्या जवाब दूँ? ना आप किसी का कोई काम करने के काबिल रह गए हैं। वो बेसिक तो हमें जलील कर रहे हैं, या तो हमें वैसे फारिग कर दे, ना करें। अदालतों ने हम पे किया हुआ है कि अदालतों ने बहाल तो किया है, लेकिन नाम निहाद बहाल किया है। अगर बहाल करना है तो जैसे एक दिन में फारिग कर दिया था, एक दिन में बहाल भी हो सकते थे। एक दिन में हर चीज़ को दोबारा वैसे ही चलाया जा सकता था, लेकिन हमें मजाक हो रहा है। अभी शुगल कर रहे हैं। अभी आज भी वो मीटिंग में पता नहीं क्या हो गया, देखें क्या करते हैं। तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? कोई
कोई वजह तो होनी चाहिए नहीं, सियासी वजह हर एक को होता है कि जो बल्दियात है, देखिए बल्दियात को ऐसी है, ये एक किस्म की जो निचली सतह से लोगों के काम करते हैं, लोगों का साथ देते हैं, हर एक की रसाई जो है वो चेयरमैन, नाज़म, काउंसलर तक होती है। जब आप बल्दियात को एक साइड पे रख देंगे, इसलिए रखेंगे कि लोगों की इन तक रसाई होगी, तो ये कल को जो है मुखालफ आएंगे, खड़े होंगे, इनको किसी किस्म का जो है ना इनका खात्मा किया जाए। ये एक किस्म का मैं समझता हूं जो बल्दियात हैं, बेसिक बल्दियात जो है हमारी शाहराग है सियासत की। अगर बल्दियात नहीं है तो बंदा फारग है। तो ये अपना खान साहब का भी नारा बल्दियात का ही था कि मैं आऊँगा, बल्दियात को ऐसे कर दूंगा, हर चीज़ बल्दियात में होगी, ये जो आपके काम होंगे तरक्याती ये बल्दियात करेगा, पूरी दुनिया में बल्दियात करता है, यहाँ भी बल्दियात होगा, वहाँ ऊपर कानून साजी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। क्या कहेंगे आप, जब मेयर ऑपोजिट पार्टी से बन गए उसके बाद क्या बजट्स वगैरह आपको हॉल के अंदर दिए जाते थे? कोई दोहरा मेयार तो नहीं था वहाँ पे किसी किस्म का? नहीं, वो चल रहा था, वो तो आपस में जो है बजट वगैरह जो भी हमारे थे वो एक दूसरे के साथ हो रहे थे, कोई ऐसा नहीं बराबरी की सतह पे था, कोई ऐसा नहीं था, कोई आपस में ये नहीं था। देखो सियासत है, वो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, तो आपस में ये ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के कुछ जानी दुश्मन है। तो मैं समझता हूँ अगर वहाँ तरक्याती कामों के लिए अगर कोई पैसे देने हैं तो किसी ने अपनी जेब में से तो नहीं देने। अगर तरक्याती कामों पे पैसे लगाने हैं तो मैंने अपने घर पे तो नहीं लगाने, अपने अगर इलाकों में लगाने हैं तो जब इलाकों में लगाने हैं तो मैं समझता हूँ को किसी को हक नहीं है किसी के ना पैसे रोकने का, ना किसी के फंड रोकने का। तो मैं ना किसी ने रोका है, तो ठीक चला है हमारा सिस्टम। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान क्या कहेंगे, एक चीज़ का क्रेडिट तो मेयर रज़ाक मलिक को देना चाहिए कि बल्दियात की जंग जिस तरह से अदालतों में उन्होंने लड़ी और 58,000 लोगों की नुमाइंदगी वहाँ पे, जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे की और केस को विन भी किया। वो अलग सिचुएशन है कि यहाँ पे आने के बाद उस तरह से पावर्स इनको नहीं दी गई, लेकिन केस उन्होंने पूरा फाइट किया। क्या कहेंगे? हनान जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे जिला कौंसिल के चेयरमैन चौधरी ज़ाहिर नज़ीर घर में बैठ गए थे, ऐसे मलिक रज़ाक मलिक भी बैठ सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने फाइट की। पहले हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और ये समझ लें कि जब 19 मई 2019 में बल्दियाती इदारों को गैर फाल कर दिया गया, पंजाब असम्बली में नया एक्ट आ गया, पुराना ख़त्म हो गया, तो उसके बाद पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर दोनों जगह से फैसले आए। फिर जो बल्दियाती नुमाइंदगान के फंड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके खिलाफ स्टे आर्डर्स लिए। तो बहरहाल एक तवील कानूनी जंग जो लड़ी है वो कामयाब भी हुए। फिर अभी भी ये जंग जारी है जिसमें जितना टाइम इनका ज़ाया हो रहा है उसके बारे में जो रिट दायर की गई है, फिर इसमें जो इनको बहाल नहीं किया जा रहा तो इन्हें अदालत की रिट दायर की गई है, तो अभी भी ये जंग उनकी जानब से जारी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि 31 दिसंबर 2021 तक जो इनकी मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब हुकूमत ये कर रही है कि ये टाइम, देखिए मार्च में फैसला आ गया था कि मार्च 2021 में कि इनको बहाल किया जाए, फिर कहा गया कि ये तफसीली फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तकरीबन मई में जो तफसीली फैसला भी आ गया, उसके बाद अब अगस्त का महीना हो गया। अब ये ट्रांजिशन कमेटीज़ बनाई गई हैं कि अब इनको कैसे बहाल करना है, किस तरह से जो मुलाजमीन है वो इनको देने हैं, किस तरह से फंड्स देने हैं, किस तरह से यूसीज बहाल करनी है। तो एक महीने बाद ये मीटिंग्स रख लेते हैं जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होते हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये तमाम लोग बैठ जाते हैं और उस पर सोच विचार शुरू कर देते हैं। और अभी ये अगस्त चल रहा है, ये सितंबर में इसकी समाअत होगी दोबारा हाई कोर्ट में कि इनको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि सितंबर तक इनको बहाल करवा देंगे। प्लान ये बनाया जा रहा है किसी तरह से ये 2-3 महीने गुजार दें, जब 31 दिसंबर होगा इनके टाइम पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो नए इंतखाबात के बारे में बात की जाएगी या जो भी बात की जाएगी वो इख्तियारात जो पहले से एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास मौजूद हैं दोबारा से उनके पास चले जाएंगे, और जो डेवलपमेंट स्कीमों के पैसे इनके चेयरमैनों के, मेयर्स के बनते हैं वो दोबारा से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वो पावर्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखें हनान, ये बात समझने की है कि इमरान खान हूँ, चाहे नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, कोई भी हो, उनको बल्दियात सूट नहीं करता। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पार्टी, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस पे तफसील से बात कर सकें, तो उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा। इसलिए हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और वापस हाजिर होते हैं। तो कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, क्योंकि आज हम फैसलाबाद की पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम स्पेशली अगले इलेक्शंस के हवाले से देखें, जो भी पार्टी सक्सेसफुल होगी, जो भी फैसलाबाद की अवाम जिन भी लोगों की तरफ जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि किस तरह का काम जो है फैसलाबाद में किया जाता है। फंडिंग के हवाले से बात करें या डिफरेंट तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, तो फैसलाबाद में पिछले कुछ वक्त में कोई नए प्रोजेक्ट्स होते हुए नज़र नहीं आए हैं। अगर हम डिफरेंट फैसिलिटीज़ की भी बात करें, वहाँ पे भी हमें मसाइल ही नज़र आए हैं। तो गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होगी, किस तरह से जो आवाम को वो स्पेशली फैसलाबाद के लोगों को किस तरह से वो कन्विंस करेंगे कि दोबारा उन्हीं को इलेक्ट करना चाहिए, और अपोजिशन की इस वक्त क्या वो फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं इस चीज़ का कि फंडिंग जो है प्रॉपर्ली नहीं की गई या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो काम नहीं किया गया? फातिमा, देखिए ये परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन हो रहे होते हैं। ये मुशर्रफ दौर में जब चौधरीयों की हुकूमत थी, फैसलाबाद में बड़ी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद अगले 10 सालों में नून लीग की जानब से बड़ी डेवलपमेंट की गई पंजाब में। ओवरऑल फैसलाबाद में बहुत अंडर पासेस बने, रोड्स बनी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपस, बहुत कुछ हुआ। अरबों रुपया फैसलाबाद पे लगाया गया, हॉस्पिटल्स बने। इसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए। तो ये एक परसेप्शन गेम होती है। ये परसेप्शन पीटी हुकूमत के खिलाफ जा चुकी है। अब देखिए, जो अभी तक की जो सूरत हाल है, अगर इंतखाबात होते हैं तो यकीन माने इन्हें जो टिकट्स लेने वाले बंदे नहीं मिलेंगे। ये सूरत हाल पंजाब में, ये सूरत हाल फैसलाबाद में बन चुकी है। ना यहाँ पर कोई काम हो रहा है। ईद के मौका पर जिस तरह से लोगों को ख्वार किया गया है, आम रूटीन में किया जा रहा है, जिस तरह से बिजली के बिल्स बढ़ चुके हैं, जिस तरह से स्लैब ख़त्म करके हर एक को एक ही खाने में फिट किया गया, जिस तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई, खाने के तेल की कीमतें बढ़ गई। कोई भी चीज़ जो है सस्ती नहीं है। कोई भी जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो कि मेजोरिटी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में, वो बड़ा नाखुश है हुकूमत से। तो ये परसेप्शन एक तरह की बन जाती है ऐसी कि ये हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती, और बदकिस्मती से वो कुछ ऐसे इकदाम ले भी नहीं रहे कि जिससे वो कामयाबी की जानब चले जाएं। देखिए, बातें करनी आसान होती हैं, उन पर अमल दरामद करना मुश्किल होता है। पुलिस को ये कंट्रोल नहीं कर सके, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है, कोई भी महकमा इनके कंट्रोल में नज़र नहीं आता। बल्दियात का देख लें, जो 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान है, ये पूरी अपनी जितनी इनकी कोशिश होगी ये इनकी मुखालफत करेंगे, और ये हर एक के पास 100, 200, 500, 1000 वोट जो होता है। फिर जो हुकूमत पाकिस्तान का पूरी का रिकॉर्ड है कि जो हुकूमत है वो रिपीट नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि ये हुकूमत को रिपीट होने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ते हैं। आपको अभी ये रिपीट होते हुए नहीं नजर आ रही? देखिए, अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो बिल्कुल रिपीट नहीं होगी। अब 2 सालों में क्या होता है ये मैं नहीं जानता। 2 सालों में ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें रिवर्स पे आ जाएं, कारोबार चलने लग जाएं, हमारी जो खसारा है वो कम हो जाए, डॉलर 50 रुपये पे आ जाए, फ्यूल प्रोडक्ट्स 50 रुपये पे आ जाए। तो ये कुछ भी हो सकता होने को। काफी मुश्किल टास्क है जो आप बता रहे। बल्दियाती इदारे भी बहाल हो जाएं तो मतलब काम होना शुरू हो जाए। ऑपोजिशन इसमें डेफिनेटली आई थिंक इस सिचुएशन में, और ऐसे ही होना चाहिए कि वो फ़ायदा उठाती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली चेंज भी हो जाते हैं लोग, तो क्या ये प्राइसेस, स्पेशली जिस तरह से अगर हम पेट्रोलियम की बात कर लें या हम डिफरेंट तरह की जो स्पेसिफिकली बाहर से चीज़ें ली जा रही हैं, उनकी प्राइसेस तो जो इंटरनेशनल मार्केट में है वही पाकिस्तान में थोड़ा बहुत टैक्स लगाकर, तो ज़्यादा तब्दीली तो उसमें नहीं लाई जा सकती। फातिमा, ये बात आवाम को आप कैसे समझाएंगे? ये आपकी बात ठीक है कि जो पाम ऑयल है वो 95% हम दरामद करते हैं, उसके बाद ये घी में और ऑयल में पड़ता है, इस वजह से महंगा हो रहा है क्योंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाम ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये महंगी हो रही हैं, इस वजह से हमारे बिजली भी महंगी हो रही है, इस वजह से फ्यूल भी महंगा हो रहा है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, हर चीज़ महंगी हो रही है। डॉलर की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि जो हालात बन चुके हैं, और फिर इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ कि स्टेट बैंक खुद से तय करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कहने को बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आम शहरी नहीं इन बातों को समझता। वो समझता है कि ये जो, जैसे इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि जो भी टैक्स बढ़ते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ती हैं, तो ये नवाज शरीफ की जेब में जाता है, असद जरदारी की जेब में जाता है। वही नारे इनके खिलाफ लग रहे हैं कि अब ये इनकी जेब में जा रहा है, जो PTV की फ़ीस इन्होंने बढ़ा दी बिल में। तो ये बातें जो है वो हुकूमत में बैठ के समझ आती हैं कि ये किसकी जेब में जा रहा होता है एक्चुअली ना। जो लेवी टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, 130-35 पे फ्यूल पेट्रोल चला जाएगा, तो ये पेट्रोल बढ़ने से आम आदमी बुरी तरह से मुतासर होता है। बिल्कुल जी, शिराज कालू भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब, क्या कहेंगे? बल्दियात के अंदर कहा जा रहा है कि बड़ी गहरी सियासत की गई थी। ये जो गुज़श्ता बल्दियात थी, शेर अली के जो बेटे थे उनको पूरी पावर के साथ उन्हीं की पार्टी की अपोजिशन की जानब से
यानी राणा सनाउल्लाह ग्रुप की जानिब से ये कहा जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हराया गया, ताकि अगर वो विन हो जाते तो मेयर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो थे, तो क्यों ना इनको इलेक्शन ही करवा दिया जाए ताकि वो मेयर के कैंडिडेट ही ना बन सके। तो ये बात में कितनी सदाकत है? बात तो ऐसे ही चलती रही है। अब इसमें ये नहीं हम कह सकते सदाकत कितनी है या कितनी नहीं है। देखें, हार जीत तो ये नसीब का हिस्सा होती है। मैं नहीं समझता कि आपको अगर कोई हराना चाहता है तो हरा सकता है जब तक आपके नसीब में है। अगर हार जीत आप अगर उनके नसीब में नहीं थी, वो नहीं जीत सके, तो अगर वो ये जो होती है ना कि मेरी मुखालफत है, या जब मुखालफ होगा ना, मैं समझता हूँ मुखालफ का काम यही होता है कि आपको गिराना है, तो वो गिराने के लिए वो तैयार रहते हैं कि हम इनको किस तरह गिराएंगे, कैसे इनको हम नीचे जमीन पे फेंक दें। असल में बात ये है ना कि हर हलके में से हर पार्टी का एक एक कैंडिडेट था। नून लीग के हर हलके में से 2 कैंडिडेट, एक शेर अली ग्रुप का था, एक राणा सनाउल्लाह ग्रुप का। किसी को शेर अली की तरफ से शेर का टिकट मिल रहा था और किसी को राणा सनाउल्लाह की तरफ से शेर का टिकट मिल रहा था। इस पे बात वहां पे आ जाती है कि जिस हलके का एमपी एमएनए राणा सनाउल्लाह की तरफ था उसे शेर का टिकट दिया जा रहा था। जिसका एमपी अगर ताहर जमील की बात करें, उनके हलके के टिकट्स मोस्टली उनके पास थे, तो वो शेर अली ग्रुप से थे, इसलिए उनके कैंडिडेट्स को शेर का निशान दिया जा रहा था। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला इस दफा। ये खराबी थी, ये मैं समझता हूँ। ये बेसिक जो है ना, इधर जो हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है ना, ये कोई नॉन लीग का इलेक्शन नहीं हुआ। ये समझिए कि 2 धड़ों का इलेक्शन हुआ है। ये चौधरी शेर अली और राणा सनाउल्लाह का इलेक्शन हुआ है। उसमें आप अगर उसको नॉन लीग का नाम दे दें या कोई भी दे दें, वो एक अलग है। बेसिक ये 2 धड़ों का इलेक्शन था। वो पिछले दिनों में यहाँ बैठे बात हो रही, तो मुझे किसी ने कहा जी वो पीटीआई का। मैंने कहा यार पीटीआई को तो नामो निशान भी नहीं था। यहाँ तो 18 उनकी चेयरमैन हुए थे, वो भी वो 18 चेयरमैन वो हुए थे जो सदाबहार हैं, और उनमें से कईयों ने वोट जो है वो नून लीग को ही दिए थे। वैसे सभी ही ने है। सभी ने पीटीआई का उम्मीदवार विड्रा कर गया था, सभी ने दिए थे। वो जो मुमताज चीमा साहब थे वो विड्रा कर गए, उन्होंने भी कालू साहब को वोट डाला था। अच्छा रहमान, वैसे ये बड़ा इशू उठा था तब, और मेरा ख्याल पीटीआई की आदत ने इस पे एक्शन भी लिया। हाँ जी, लिया था। उन्होंने फर्क भी कर दिया था, 4-5 बंदों के उनको फर्क किया था। इनकी उन्होंने वो किया, इनको क्लोज किया था कि आप जो इस काबिल नहीं है। देखिए, मेरा उम्मीदवार ही भाग गया तो मैं किसको वोट डालूंगा? उम्मीदवार जब होगा तो उसको वोट देंगे ना। जब उनका उम्मीदवार ही भाग गया तो उन्होंने किसी को तो देना था। तो राणा सनाउल्लाह साहब के साथ थोड़ी उनकी अदावत भी कह सकते हैं या कुछ और है, उन्होंने उनको नहीं देना मुनासिब समझा। तो या ये नून लीग का और उसका नहीं था इशू, ये शख्सियत का था। वो उनको दे रहे थे, वो दे रहे थे, जिसका ताल्लुक था उसको वो लोग कास्ट कर रहे थे। कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो नून लीग को है या शेर है वो। और ये अगर शेर की बात करते हैं, जैसे आप पहले बात कर रहे थे, टिकट जरूर दिया गया था लेकिन उसी दिन ही कैंसिल हो गया था। अगर मैं समझता हूं कि आप वो कह, जैसे आपने कहा कि वो एक वक्त आता है, उसकी कदर होती है, फिर उसकी है। ये देखें, ये अजल से चल रहा है, कभी कोई ऊपर है, कभी कोई, ऐसे ही चलता है। ये ऊपर नीचे आते रहते हैं, ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं समझता हूं, लेकिन वो चौधरी शेर अली की जीत थी कि आपकी टिकट वो ली हुई कैंसिल करवा दी। या तो होती है ना कि आपकी टिकट वहीं रहती, तो फिर तो था कि आपने बहुत बड़ा मार्का किया हुआ था। मैं समझता हूँ मार्का तो वो चौधरी शेर अली का था, जिन्होंने उसी दिन आपकी टिकट कैंसिल करवा दी। आपकी अगर टिकट वो, मैं समझता हूँ टिकट कैंसिल होना ये बहुत बड़ा ना आप पे वो सवालिया निशान था कि आपने इतना जो शो वावेला किया होता कि हमने बहुत ज्यादा हमने पार्टी को सर पे उठा हुआ था, तो कहाँ गया आपका ये वो वावेला? वैसे ही रह गया था। तो मैं समझता हूँ जैसे आने वाले दिनों में शेर अली साहब की एक्टिव नजर आएंगे। नहीं, एक्टिव नजर क्या आएंगे? हमने जो ये पिछले दिनों वो अफजल मान साहब ने किया था, हमने एक लेडीज का आपके इलाके में ये एक फंक्शन किया था। मैं समझता हूँ कि आज दिन तक ना हमारी जमात में, ना कोई पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई में इतना लेडीज बड़ा वर्कर कन्वेंशन किसी ने नहीं किया होगा जितना हमने किया है। क्यों जी, ऐसा ही है जी।
बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जब मरीम नवाज इधर आई थी तब भी इतनी लेडीज नहीं इकट्ठी थी जितनी चोरी शेर अली ने अपने सर पे कर ली थी। तो ये बहरहाल एक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का आज के शो में आने के लिए, शो को चार चांद लगाने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा किचन का सेगमेंट जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हमारी जो शेफ़ है हनान, वो आज एक्चुअली हमारे साथ नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हनान और मैं कि हमारी जितनी नॉलेज है कुकिंग के हवाले से और किचन के हवाले से, उसी हवाले से बात कर लेंगे। सबसे पहले हनान, टू स्टार्ट ऑफ, आप आज अच्छे लग रहे हो और आपके जो कपड़े हैं आपने खुद आप चूज़ करते हो या फिर आपको होता है आप एडवाइस लेते हो दोस्तों से या ऑनलाइन देखते हो, क्या किस तरह से आप डिसाइड? ये हमारे डिज़ाइनर हैं हसन मज़र जनाब, उनका आउटफिट है जो कि मैंने आज पहना है। अगर आप भी चाहते हैं हसन मज़र की तरफ से सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग की परचेजिंग करें और फॉर्मल ड्रेसिंग की, तो उसके लिए आपको कोहिनूर प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा, जहाँ पे उनकी शॉप मौजूद है और वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे आप खाने की बात कर रही थी और किचन के सेगमेंट की, तो मेरा ख्याल है ऑयल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बगैर कोई भी खाना जो है वो घर के अंदर तैयार नहीं होता। तो इसलिए क्वालिटी वाला ऑयल जो है वो यूज़ करना चाहिए। हम आपको रिकमेंड करेंगे गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के आन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगें लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़े, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन वेजिटेबल घी का। क्या कहेंगे जनाब, घी भी है ना इनका, वो भी तो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल हनान, और ज़बरदस्त होना ज़रूरी भी होता है। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस के हमारे किचन में सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है इज़ डेफिनेटली बिकॉज उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। आप जब भी कुछ खा रहे होते हैं, स्पेशली देसी फूड, जिस तरह से हनान, आई थिंक हम दोनों तो डेफिनेटली हैं, हमारी पूरी टीम ही बहुत पसंद करती है देसी खाना, और उसमें घी इतना ज़्यादा होता है कि आपको होता है कि आपकी कैलोरीज ना बढ़ी हो तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल का यही फ़ायदा है कि कैलोरीज बहुत कम होंगी, जिसका मतलब है कि आप फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और साथ ही साथ आप मज़ेदार खाने जो हैं वो भी इंजॉय कर पाएंगे। और हनान, इम्यूनिटी भी आई थिंक आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़रूरी है आज की टाइम में स्पेशली, कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखा जाए। और जब आपको एक कुकिंग ऑयल मिल रहा हो जिसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हो और न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है आपके खाने के अंदर, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो प्रोटीन्स हों डिफरेंट तरह के, अगर आपकी बॉडी की एब्जॉर्ब अच्छी तरह वो कर रही है, जिसका मतलब है कि आपके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आपकी इम्यूनिटी भी साथ साथ इंप्रूव हो रही है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है हनान, ये बड़ा डेफिनेटली ज़रूरी है इस हवाले से बात करना कि खाने में बहुत सारी डिशेस तो डेफिनेटली होती हैं और देसी फूड बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा लेकिन कुछ हेल्दी चीज़ें भी होती हैं जो कि मेरा ख्याल है इधर उधर आपको इनकॉर्पोरेट अपनी डाइट में करते रहना चाहिए। तो ऐसी कौन सी डिश है जो कि देसी भी है लेकिन आप अगर हेल्थ कॉन्शियस होते हो, क्योंकि मुझे पता है आप हो, तो आप क्या चीज़ प्रेफर करते हो और गोल्डन कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करके क्या डिशेज हैं जो आपके घर में तैयार की जाती हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल को लेके खासतौर पे लंच और डिनर की डिशेस तैयार की जाती हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपना ब्रेकफास्ट और मील बाकी जो हैं वो ज़रा हेल्दी होने चाहिए। जैसे सुबह उठ के आप दूध के अंदर ओट्स ले सकते हैं और उसके अंदर आप नट्स को ऐड कर सकते हैं। नट्स के साथ साथ आप स्ट्रॉबेरी या फिर बनानास या फिर इसके साथ साथ कुछ एप्पल्स हैं जो कि काट के आप ऐड करें तो मेरा ख्याल है एक हेल्दी मील तैयार हो सकता है। उसमें 1 टेबलस्पून आप जो है वो ख़ास तौर पे हनी का ऐड भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ सिनेमन या फिर चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त जो आपका ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो फातिमा, आपका हेयर कलर चेंज है, हेयर कलर मेरा ख्याल चेंज किया है आपने। अच्छा, मैंने हेयर कलर एक्चुअली चेंज नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप जब कोई कलर करवाते हैं ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो कि बालों को कलर करवाते रहते हैं उनको पता है इस चीज़ का कि वो
जब आप वॉश आउट करते रहते हो तो एक्चुअली वॉश आउट होते रहते हैं, तो आपको डिफरेंट शेड्स कलर के मिलते रहते हैं। लेकिन हनान, आई एब्सोल्युटली बिलीव कि फैशन जो है वो ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन फैशन के साथ साथ आई थिंक आज के टाइम में आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है ना वो बड़ी ज़रूरी है। और मैंने एक जो चीज़ स्टार्ट की है हनान करना, एक तो आपको पता है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स जो है मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। उसके अंदर कई दफ़ा होते हैं मैं अपनी ड्रिंक के अंदर खीरा ऐड कर लेती हूँ। पानी के अंदर सादा पानी लेकर उसके अंदर खीरा आप ऐड कर लो, उसके साथ कभी आप स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लो। स्ट्रॉबेरीज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी के साथ साथ लेमन आप कई दफ़ा ऐड कर लो, क्योंकि लेमन वाटर से जो है आप डिटॉक्सिफाई भी हो जाते हो, आपकी इम्प्योरिटीज़ जो हों आपकी बॉडी के अंदर वो भी आपकी सही हो जाती हैं, और आपका ओवरऑल जो पीएच लेवल होता है बॉडी का वो भी बेहतर हो जाता है। तो डेफिनेटली इट्स समथिंग जो कि ट्राई किया जा सकता है। लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स जो हैं वो मैंने पर्सनली ट्राई की हैं, मेरे लिए वो काफ़ी जो है अच्छी रही हैं। उसके अलावा स्मूदीज़ भी आई थिंक एक इस तरह की चीज़ है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। तो हनान, अगर स्मूदीज़ की बात करें तो आई थिंक मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट नीड्स इन दोज टर्म्स कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है। मैं ज़रूर आना चाहती थी इस बात पे, लेकिन आई गेस वो एक नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ बनानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रोटीन शेक्स हो, चाहे वो डिफरेंट तरह की स्मूदीज़ हो, किचन का जो लुक है वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ भी आप किचन का सेटअप देख रहे हैं, खास तौर पे फर्टाइल की तरफ से जो है वो लगाया गया, और फर्टाइल का जो किचन है उसका एक थीम जो है वो सेट किया जाता है। उस थीम की वजह से आपके घर की रौनक जो है वो दुबाला हो जाती है, खूबसूरती को चार चांद लगाए जाते हैं। एक वेल मैनेज्ड वे के अंदर आपका चूल्हा हो, ओवन हो, या फिर शेल्फ्स जिसके अंदर आप अपने किचन से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं, वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है इनकी तरफ से। और उनकी कोशिश होती है कि किचन के अंदर साफ सफाई के साथ साथ आपकी खूबसूरती को भी बहाल किया जाए। और मैं ख्याल इनका फर्नीचर भी फातिमा जो होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, क्या कहेंगी? बिल्कुल हनान, हीट रेजिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है और स्टेन रेजिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता है जो लोग स्पेशली आप खाना जो पका लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है खाना बनाते हो, और जो गंद जो है वो मच जाता है जब बना रहे होते हो, किसी को दिल नहीं होता उस टाइम ध्यान करने का, लेकिन बाद में जब आप साफ़ कर रहे होते हो तो बहुत सारे स्टेन्स जो है लगे रह जाते हैं। फर्टाइल की अच्छी बात यह है कि बिल्कुल साफ़ हो जाता है और बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। और वन क्लिक बर्नर होने का बड़ा फ़ायदा है, बिकॉज आई थिंक मैं खुद जब खाना पका रही होती हूँ तो मुझे होता है कि जल्दी से जो सारे काम हैं वो हो जाए। तो अगर आपका वन क्लिक बर्नर हो, जैसे कि फर्टाइल की अवेलेबल है, कि आप बस उसको एक दफ़ा ऑन करते हैं, जल्दी से आपका जो है वो ऑन हो जाता है। फिर चाहे उनका बेकिंग अवन ही क्यों ना हो, जिसके अंदर आपको बेकिंग प्रिसीजन मिल जाता है। और कौन नहीं चाहता है कि रेस्टोरेंट जैसा खाना आपको घर में मिल जाए, यानी कि आप 2 मिनटों के अंदर, और प्रिसीजन इज़ एवरीथिंग। अगर आप प्रिसाइसली एक टेम्परेचर जो है जिस तरह से फर्टाइल के अवन के अंदर आप सेट कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ जिस तरह से आपको रेस्टोरेंट में बनी हुई मिलती है, चाहे वो पिज़्ज़ाज़ हों, डिफरेंट तरह की बेकिंग डिशेज़ हों, बेक्ड पोटैटोज़ क्यों ना हो, अगर आप लोग अपने वेट को वॉच करें, या कोई भी और चीज़ क्यों ना हो, वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट तरह की मिल जाएगी। और हनान, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रेडिएशन, एंड आई थिंक बिकॉज आपको इस तरह की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली हेल्थ को लेके, तो रेडिएशन जो है इनके माइक्रोवेव में नहीं होती है। एंड आई थिंक ये आप मेरे से बेहतर जो है। बिल्कुल, रेडिएशन इसलिए भी नहीं होती क्योंकि फातिमा के घर पे भी एक दावत थी, उसमें रेडिएशन से पाक हमें मटन जो है वो खिलाया गया था, और बड़ा ज़बरदस्त इनकी मदर ने जो है वो कुक किया था। और माँ की हाथ के खाने के अंदर वैसे ही एक प्यार होता है, और मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े प्यार के साथ वो खाना जो है वो तैयार किया था। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि उंगलियां चाटते रहना, तो उंगलियां चाटते रह गए थे। और बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, जब रेडिएशन उसमें आती है ना तो ये कैंसरस एजेंट होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ जो सर्कल्स चल रहे होते हैं, सेल साइकिल जिसे हम कहते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं। उसकी वजह से फिर कैंसर कॉज करता है। पॉलीफ्रेशन सेल्स की कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाती है जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, और ऑटोमेटिकली वो फिर कैंसर कॉज करती है। तो उससे बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल डाइट और नेचुरल वे ऑफ कुकिंग की तरफ जाना चाहिए। उससे आपका खाना भी बेहतरीन बनता है, उसका जायका भी ज़बरदस्त रहता है, और जायके के साथ साथ ऑटोमेटिकली जब आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं तो आपकी पूरी की पूरी नस्ल जो है एक अच्छे अंदाज में चलती है। उससे आपके ख़ानदान पे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो जनाब आपका मूड स्विंग्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए डाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। तो फातिमा, आप क्या कहेंगे? खाना खाने के बाद बाज़ होता है ना बंदे का मूड खुशगवार हो जाता है, तो आप भी अच्छा खाने के बाद मूड खुशगवार हो जाता होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें शराज भट्ट हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वेलकम करते हैं शराज आपको शो के अंदर। शराज, मौजूदा जो बिजनेस की सूरत हाल है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, एक्सपोर्टर्स तो काफ़ी खुश हैं, SME सेक्टर काफ़ी परेशान नज़र आता है। कुछ कर्ज़ों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको दिए जाएंगे, लेकिन कुछ शराइत इस तरह की रख दी गई कि कम मार्कअप पे वो कर्ज़े फराम करना और लेना, उनकी एप्लीकेशन को इवन प्राइवेट बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि LSM, जिस तरह से आपने बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो इस वक्त वाकई में हकीकी तौर पर तरक्की कर रहा है और उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट के फिगर्स के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त जो अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से जो ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट पैगाम में बाकायदा तौर पर बताया गया है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 17% उसमें राइज देखा गया है। अगर उसको कंपेयर किया जाए माह जून 2020 के साथ माह जून 2021 को और जुलाई को भी, तो 17% इंक्रीज़ एक वाकई में एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है हमारी एक्सपोर्ट में। और लेकिन इसके साथ साथ अगर LSM तो ग्रो कर रहा है और इसमें ग्रोथ भी आई है, और जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो एक ट्वीट आया है अब्दुल रज़ाक दाऊद का, उसके मुताबिक 14.58% इसमें ग्रोथ देखी गई है। लेकिन दूसरी साइड पर जो SME सेक्टर है वो उसके लिए जो फैसिलिटेशन है वो अभी तक जो है वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से बहुत दफ़ा जो है वो इसकी आवाज़ उठाई गई है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो मुलाकात हुई थी इंजीनियर एहतशाम जावेद की, उसमें भी उन्होंने बाकायदा तौर पर ज़्यादा SME सेक्टर को ही जो है प्रमोट करने की कोशिश की। उन्होंने बाकायदा तौर पर SME सेक्टर के लिए पॉलिसी तलब की है कि हमें एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाए, इस पॉलिसी के मुताबिक आसान कर्जे दिए जाएँ। आपने कहा कि कम मार्कअप पे नहीं दिए जा रहे, मार्कअप है ही नहीं। मार्कअप अभी उसके ऊपर कोई कंडीशंस डिसाइड नहीं हुई हैं कि मार्कअप कितना होना चाहिए या कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशंस फाइनल होंगी, चीज़ें कुछ पॉलिसी वाजे होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि आसान कर्जे। अब आप देखें कि इस वक्त हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से बात की जाए, प्रोसेसिंग सेक्टर के हवाले से बात की जाए, और आपकी जो नेटवेयर है, इसमें भी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 50% लेबर जो है वो ले ऑफ कर दी है। यानी कि आप नाइट शिफ्ट पे चलाते थे अपनी फैक्ट्री, लेकिन अब आप नाइट शिफ्ट पे नहीं चलाते, आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ दिन की चला लेते हैं, नाइट को आपको तो जरूरत नहीं। जितनी प्रोडक्शन दिन में हो गई दिन में हो गई, तो आप दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, रात की आप शिफ्ट जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। तो जब रात की शिफ्ट खत्म करते हो इतना मालिकान को इफेक्ट नहीं होता जितना कि लेबर के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। लेबर वहाँ पर है और लेबर को आपने फैसिलिटेट करना है, तो इससे ना सिर्फ SME सेक्टर जुड़ा है बल्कि इसके साथ बहुत लाखों सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा है जो कि वर्कर्स और लेबर की शक्ल में वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की पॉलिसी आसान कर्जे देने से होगा क्या कि आपकी अगर 2 यूनिट थे और आपने 1 यूनिट बंद कर दिया और 1 यूनिट चल रहा है, वो भी सिर्फ डे में चल रहा है, तो आपको जब आसान कर्जे मिलेंगे, आपका ना सिर्फ वो सेकंड शिफ्ट भी बहाल हो जाएगी बल्कि आपका दूसरा यूनिट भी चल पड़ेगा। तो ये दिस इज समथिंग दैट वी नीड, एक्चुअली दिस इज द नीड ऑफ आवर, कि हमें बहुत जरूरत है कि हम इस वक्त कर्जे, आसान कर्जे उन SME सेक्टर्स को दें जो बेचारे डूब रहे हैं। तो उनको ये जिसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस जो है रन कर पाएंगे। बिल्कुल अशराज, जहाँ पर एक तरफ हम SME सेक्टर की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि SME सेक्टर में एक्सपोर्टर्स भी आते हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टर्स भी आते हैं। जो लोकल इम्पोर्टर्स हैं, जो स्पेशली लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, या तो वो इम्पोर्ट कर सेल कर रहे हैं या फिर जो लोकली जो है अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत हद तक सफ़र कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि फ्यूचर में बनाई जाएंगी, क्या कोई प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट की वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर LSM के ऊपर है और एक्सपोर्टर्स के ऊपर है। हमने एक्सपोर्ट को बेहतर बनाना है, एक्सपोर्ट बेहतर होनी चाहिए, एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, गैस प्राइसेस कम होने चाहिए, उनको उनके रिबेट्स, उनके रिफंड्स जो हैं DL-TL टाइम पे मिलने चाहिए। गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है, इट्स गुड। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आपकी एक तरफ इंटेंशन हो जाएगी, दूसरी तरफ से इंटेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो इस वक्त जो अटेंशन आपकी ज़्यादा होनी चाहिए SME सेक्टर के ऊपर और उनको मजबूत करने के हवाले से, तो जिसने आपने कहा कि लोकल सतह के ऊपर जो बिजनेसमैन है वो क्यों परेशान है, वो क्यों यहाँ पर आप किसी भी एक दुकानदार के पास जाते हैं, उससे पूछने को कहते हैं महंगाई बहुत है। वो क्यों कहता है? वो इस वजह से कहता है क्योंकि लोकली इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे जितने आपको एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं आप। एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह इज गोइंग वेरी गुड। आपके फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स के पास जितने ऑर्डर्स आज के दौर में हैं, यकीन करें हनान, वो आज से पहले कभी नहीं मिले। ये रिकॉर्ड है कि इतने ऑर्डर्स हैं कि वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें यहां तक सोच रहे हैं कि हमारे पास धागा नहीं है जितने हमारे पास ऑर्डर्स हैं।
तो धागा इंपोर्ट करने की बातें हो रही हैं जी, कभी कहीं से धागा मंगवाने की कोशिश की जा रही है, कभी कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास लोकल सतह पे हमारी नीड्स के मुताबिक धागा मौजूद नहीं है, यार्न मौजूद नहीं है, कि इतनी एक्सपोर्ट बेहतर हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको लोकल सतह के ऊपर आपकी अब जना मार्केट है, कायद-ए-आज़म मार्केट है, और ये वो मार्केट्स हैं जहां पर लोकल हौजरी है, ये बनियाने वगैरह जो बनाते हैं, तो उनके पास आप यकीन करें उनकी गैस की प्राइसेस इतनी ज्यादा हो गई, लोगों ने अपने बिजनेस बंद करके, आई हैव सीन विद माय ओन आईज, लोगों ने अपने बिजनेस बंद करके अल्टरनेट। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पे भी ये वक्त आया, कहा गया कि ये सिस्टम शुरू करें जनाब, चाइना से इंपोर्ट्स बढ़ गई और वही मशीन जो 20 लाख की थी वो 60 लाख तक गई और डॉलर की कीमत भी बढ़ती गई उसकी वजह से। क्या कहेंगे आप, आज वो भी सेक्टर जो है वो लोहे के भाव ही बेच रहा है मशीनों को, और तकरीबन कहा जा रहा है 40,000 के करीब मशीनें हैं फैसलाबाद के अंदर जो कि बंद होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। हाँ नहीं, 60% हो गई बंद। अब लेटेस्ट फिगर जो आई है वो 60% एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स जो बंद हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई, या रॉ मटेरियल का महंगा होना, या सेल्स टैक्स का ज्यादा होना, या कर्जे ना मिलना नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है कि आपके पास लेबर ही मौजूद नहीं है, स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है। उसके बाद लोड शेडिंग, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग आजकल हो रही है, अब तो खैर चीज़ें कुछ 5-6 दिन से स्टेबल नज़र आ रही है कि बिजली नहीं जा रही, वरना इससे पहले 2-3 हफ्ते पहले यानी 1 महीना पहले इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग थी कि होता क्या है कि जब लोड शेडिंग होती है, ट्रिपिंग होती है, हमारे घरों में 5 मिनट बाद लाइट आ जाए, फ्रिज हम ऑफ करके ऑन कर दे तो हमें प्रॉब्लम होती है कि यार फ्रिज ऑफ करके ऑन करना पड़ी, या एसी ऑन करके ऑफ करना पड़ा है। 2 से 3 दफ़ा झटके जब लाइट मारती है तो फ्रिज भी जलने का खतरा होता है। वो इतनी हैवी मशीनरी है, एक लगी हुई है, जब लाइट एक दफा गई उसके बाद जब 5 मिनट बाद दोबारा लाइट आती है, कपड़ा सारा वो टारगेट पे लगा होता है। उस कपड़े ने प्रोडक्शन कंप्लीट करने 1 घंटे में, जब बिजली जाती है तो मशीन रीस्टार्ट होने में 25 से 30 मिनट ले लेती है। जो मशीन रीस्टार्ट होने में 25 से 30 मिनट लेगी, दोबारा से वो प्रोग्राम देगी मशीन को, कपड़े को, और वो जहां 1 घंटे में होना था वो 1.5 से पौने 2 घंटे में हो रहा है, तो पिछला कपड़ा भी लेट हो रहा है। तो इस तरह आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। आपकी टारगेटेड प्रोडक्शन है 50 kg कपड़ा बनाना है, 500 kg आपने कपड़े को एम्ब्रॉयडरी करना है, वो 500 में से पूरे 1 दिन के अंदर 200 आप कर सकते हैं, और लेबर भी दे रहे हैं आप। और इसी तरह अगर जुराबों की फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो मेरे इल्म में है उसका मुझे बताइएगा वो ठीक भी है या नहीं, क्योंकि कुछ मालकान के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, उनका कहना था कि जब वो बन रही होती है और उस दौरान लाइट चले जाए, जितने पीस बन रहे होते हैं वो सारे जाया हो जाते हैं और दोबारा से उन्हें स्टार्ट करना पड़ता है, जितनी दफा लाइट जाती है जितनी दफा आती है, क्योंकि अब वो हजारों मशीन्स लगी हैं, हजारों पेयर्स वो जाया हो रहे हैं रोजाना। वो जो सॉक्स के अंदर लचक होती है ना, जो उसके अंदर सॉफ्टनेस होती है और लचक होती है, वो लचक वैसी रहती नहीं। जब आपने मशीन रोक के दोबारा से स्टार्ट करनी है वो बंद तो जाएगी, लेकिन जब उसका ऑडिट होगा वो ऑडिट में कैंसिल हो जाएगी। तो वो मालिक क्या समझता है कि अगर 25% सॉक्स बनी है तो उसको 25 को जाया कर दो, बजाय इसके कि मैं इसको 100% कंप्लीट करूं और उसके बाद जाया करूं। तो ऑडिट में वो कैंसिल होनी होती है। ऑडिट में जब आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट में ऑडिट करके चीज जाती है। तो ऑडिट में तो अगर 4-5 पीस कैंसिल हो गए, इसका मतलब पूरी की पूरी शिपमेंट कैंसिल हो गई। उन्होंने रैंडमली चेक करना है, उन्होंने रैंडमली चेक करना है। कोई ऐसा पीस उनके हाथ में आ गया, हम मालिक जो बना रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज बना के भेजूं कि जिसकी रिजेक्शन ना हो और मुझे ऑर्डर डबल आए। आज 3 ऑर्डर आए, नेक्स्ट टाइम 6 ऑर्डर आए, तो वो उसकी तो ये इंटेंशन होती है, वो अपना नुकसान बेचारा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कितनी फैक्ट्रीज हैं शराज, और रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान तो फिर इसी चीज बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये आप देखें कि गुलाम अहमदाबाद हो गया। एटलीस्ट हमें करना क्या चाहिए कि जहां पर आपका इंडस्ट्रियल एरिया, इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इंडस्ट्रियल जोन को अलग कर दिया जाए सिटी से, ताकि रिहायशी लोग अलग हो। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन से बचना नहीं होता, इसका मकसद ये भी होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी में भी उनको रिलीफ दे पाएं, उनका ट्रांसफार्मर अलग हो, उनका फीडर अलग हो, उनको आप डिफरेंट तरीके से जो है फैसिलिटेट करें, उनको सहूलियात डिफरेंट दें। तो ये इंटेंशंस बेसिकली यही होती हैं कि आप जो जहां पर आप देखें इलेक्ट्रीफाइंग एरियाज हैं, आप देखें जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है, उनको फीडर कुछ ट्रांसफार्मर तगड़ा दे दें, मजबूत ट्रांसफार्मर दे दें। वहां के जो एसडीओ एक्सीएन है उनको थोड़ी 1-2 लोगों की टीम ज्यादा दे दें कि यार हमारी इंडस्ट्री वहां पर चल रही है। अब आप देखें कि आप कई दफा खुड़ियावाला में बिजली का प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया खुड़ियावाला जी, 2-3 दिन से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही।
तो हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे भी आप उनको भी ऐसे ट्रीट कर रहे होते जैसे आम लोगों को, या जहां पे रिहायशी लोग रह रहे हैं उनको आप ट्रीट कर रहे हैं। तो इनको दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, इनको हमें मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करना है, तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इस वक्त लोकल इंडस्ट्री को बहुत मुश्किलात का सामना है। सबसे इमीडिएट जरूरत इस वक्त यह है कि हम फौरी तौर पर आसान कर्जे जो हैं वो इन लोगों को देना शुरू करें, ताकि हमारी जो बंद पड़े यूनिट्स हैं, बंद पड़े इंडस्ट्रीज हैं, एटलीस्ट वो चल सकें। शराज, आपने बात की स्किल लेबर के हवाले से, स्पेशली फैसलाबाद की अगर बात करें तो बाकी शहरों के मुकाबले में कहा जाता है कि ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब कमी तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है स्किल लेबर की, और हाल ही में और ज़्यादा होती जा रही है जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है ग्रो होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन स्किल लेबर अभी भी शॉर्टेज है, बार बार कोशिश की जाती है, स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट्स में या कुछ शोबों में शायद और ज़्यादा कम लोग हैं, या और शहरों में जा चुके हैं। फैसलाबाद में थे लेकिन उसके बाद और शहरों में मूव करके। उस हवाले से इंडस्ट्री की क्या प्लानिंग नज़र आ रही है? किस तरह से वो जो शॉर्टेज है जो क्रिएट हो गई है एक स्किल लेबर की, वो किस तरह से पूरी की जाएगी आने वाले वक्त में? वो इस तरह से पूरी की जा सकती है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है। ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी becomes a bridge with the Chamber of Commerce industry, and Chamber of Commerce industry becomes the bridge with the government. तो ये जब तीनों नुमाइंदे मिलकर बैठेंगे, then you can bring the talent out of it. तो होता क्या है कि इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया लिंकेजेस की जो कायमा कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज बनी होती हैं, उनका मकसद ये होता है कि आप स्किल्ड लोगों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू जनरेशन है, हम 4th जनरेशन में रह रहे हैं, और दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर लर्निंग समथिंग दैट वी हैवंट लर्न बिफोर। तो हम लोग ऐसी नई टेक्नोलॉजी को सीख के सामने आ रहे हैं, जो स्किल्ड स्टूडेंट्स सामने आ रहे हैं, उनके पास वो नॉलेज है जो आज की लेबर के पास नहीं है शायद। तो वो उन माहिर मशीनों को समझ रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। तो जब वो समझ के आएंगे तब आपके पास मशीनरी भी वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझ के और बड़ा जबरदस्त किस्म की नॉलेज लेके आपके पास फील्ड में आते हैं, तो वहां पे आके देखते हैं तो एयरजेट लूम लगी हुई है और वहां पे पुरानी लूमें लगी हुई हैं। लूमें भी जब आपको फिर मशीनरी भी अपडेट करनी है, तो इस तरह से दे गो साइड बाय साइड। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडेमिया को इस पे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है और इंडस्ट्री को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी अभी भी यहाँ पर पावर लूम चल रही है, पावर लूम जिसे तस्वुर किया जाए, जो आज से 20 साल पहले चलती थी।